दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये रिपीटेड भी है, पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन सी वैश्विक चुनौतियाँ उत्पन्न हुई उसके बारे में आपको बताना है, और इसके साथ साथ इसे नियंत्रित करने हेतु विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की समीक्षा कीजिए। ये जो जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न चुनौतियाँ हैं उसको नियंत्रित करने के लिए वैश्विक स्तर पर कौन कौन से समझौते किए गए हैं इसके बारे में भी आपको बताना है। तो रिपीटेड क्वेश्चन और साथ साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था और इस साल भी आएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में देख करके समझना है। बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा 100% गारंटी है, तो वीडियो को अभी कभी आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। हम लोग समझते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, अनियमित वर्षा हो रहा है, कभी बाढ़ आ जा रहा है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, ठीक है। तो ये सब जो समस्याएं हैं ये सब किसके कारण हो रहा है? जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रही। लेकिन इसके लिए इन सब जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जो भी समस्याएं हैं इसको नियंत्रित करने के लिए कई सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी किए किए गए हैं, जिसके बारे में आगे हम लोग वीडियो में समझेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर भूमिका लिखा है, पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद डिटेल में इस आंसर को हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या बन चुका है। आज के टाइम में जो जलवायु परिवर्तन है ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा पर्यावरणीय समस्या बन चुका है। कहा जा रहा है कि लगातार बढ़ता वैश्विक तापमान, अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाएं इसके प्रमुख परिणाम हैं। किसके? जलवायु परिवर्तन के, ठीक है। ये सब जो घटनाएं हो रही है ये सब जलवायु परिवर्तन के ही प्रमुख परिणाम हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और मानव जीवन पर भी पड़ रहा है। जो जलवायु परिवर्तन है सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव पर्यावरण पर ही पड़ रहा है, बल्कि इसका प्रभाव कृषि पर देखा जा रहा है, स्वास्थ्य पर देखा जा रहा है, अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा है, खाद्य सुरक्षा और मानव जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसी कारण जलवायु परिवर्तन को केवल एक देश की समस्या नहीं बल्कि वैश्विक चुनौती माना जाता है। और यही कारण, इसी कारण जो जलवायु परिवर्तन है उसको सिर्फ किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि इसे वैश्विक चुनौती माना जाता है। इसे नियंत्रित करने के लिए विश्व के अनेक देशों ने समय समय पर कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए हैं। और ये जो जलवायु परिवर्तन है इसी को नियंत्रित करने के लिए विश्व के सभी देशों ने मिलकर के कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते वो किए हैं ताकि जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सके। यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया, तो पहले आपको इसका जवाब देना है कि कौन कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई है जलवायु परिवर्तन के कारण। पहला चुनौती देखने को मिलता है वो वैश्विक तापमान में वृद्धि। वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है मतलब ग्लेशियर पिघलना, समुद्र का जलस्तर बढ़ना। अगर ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा। जब समुद्र में जाएगा तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। और जो समुद्र के किनारे, क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी बड़े देश हैं वो समुद्र के किनारे, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तो अगर जल स्तर बढ़ेगा समुद्र का तो वो जो शहर बसे हुए वो जलमग्न हो जाएंगे, ठीक है, जल में ढकता चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चुनौती है। तो इसके लिए कहा जा रहा है वैश्विक तापमान में वृद्धि, ये सबसे पहला चुनौती है जलवायु परिवर्तन का। इसमें कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है? तो जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से गर्मी की लहरें अधिक तेज और लंबी होने लगी हैं। तापमान बढ़ रहा है जिसके कारण गर्मी का जो लहर है वो अधिक तेज हो गया है और लंबा होने लगा है। इसका सीधा प्रभाव मनुष्य, पशु पक्षियों और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में जीवन और अधिक कठिन हो सकता है। हम आपको बताएं कि ग्लेशियर पिघल रहा है, तो ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र में जाएगा पानी उसका, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है तो तापमान में ग्लेशियर पिघलेगा ही, जो बर्फ है वो पिघलेगा ही। तो पहला चुनौती जो वैश्विक चुनौती वो देखने को मिलता है वैश्विक तापमान के रूप में। दूसरा चुनौती है वो है बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि। इस तरह की जो आपदाएं हैं जैसे बाढ़ हो गए, सूखा हो गया, फिर जो प्राकृतिक आपदाएं उसमें वृद्धि देखने को मिल रहा है। किसके कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण। कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का चक्र असंतुलित हो गया है। जो वर्षा का चक्र, जैसे जून में हमारे यहाँ पर पहले वर्षा होती थी, अब जून आधा खत्म हो चुका है, सावन लगभग लगभग अब आ ही गया है, या फिर कह सकते हैं आधा सावन तो खत्म हो गया उस तरह से देखें तो, तभी बारिश नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का चक्र असंतुलित हो गया है। कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है। इसके कारण बाढ़, चक्रवात, जंगलों में आग और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं पहले की तुलना में अधिक होने लगी है। इससे जान माल को भारी नुकसान हो रहा है,
ठीक है। इससे जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। पहले क्या है, तो समय समय पर वर्षा होती थी, समय समय पर सब कुछ होता था, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसके कारण तापमान बढ़ा है, इसके कारण कहीं पर सूखा पड़ जा रहा है, कहीं पर बाढ़ आ जा रहा है, जहाँ तहाँ वर्षा हो रहा है तो ऐसा होगा ही। तो ये सब क्या है, सब वैश्विक चुनौतियाँ हैं। तीसरा जो चुनौती देखने को मिलता है वो है समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। बढ़ते तापमान के कारण हिमालय तथा ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ तेजी से पिघल रही है। हम आपको पहले बताएं ग्लेशियर का पिघलना, तो ग्लेशियर पिघलेगा तो फिर पानी कहाँ, समुद्र में ही जाना है। इससे समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यदि यह स्थिति जारी रही तो भविष्य में कई तटीय शहरों और द्वीपों के डूबने का खतरा बढ़ जाएगा तथा लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। सिर्फ घर नहीं छोड़ना पड़ेगा बल्कि पूरी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो भी गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि अधिकतर जो शहर बसे हुए हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, जो कामकाजी शहर हैं, वो सब कहाँ है, समुद्र के किनारे ही बसे हुए हैं। अगर जल स्तर बढ़ा समुद्र का तो वो शहर जो है जलमग्न होगा और देश का अर्थव्यवस्था भी खराब होगा। चौथा जो यहाँ पर हम लोग चुनौती देखते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, वो है कृषि और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव। कृषि और जो खाद्य सुरक्षा उसके पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव कृषि पर पड़ता है। अनियमित वर्षा, सूखा और बढ़ते तापमान के कारण फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। अगर वर्षा अनियमित होगी तो उससे सूखा पड़ सकता है, कभी कभी बाढ़ आ सकता है, ठीक है। बढ़ते तापमान के कारण फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। इससे किसानों की आय घटती है और खाद्यान्न की कमी तथा महंगाई की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अगर फसल सही से नहीं उगेगा तो किसानों का जो आय है वो घट जाएगा, ठीक है, उसकी आय घटेगी। साथ में अगर खाद्यान्न कम है तो उसका जो खाने का रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या होती है, जो महंगाई है वो बढ़ जाती है। तो कृषि और खाद्य सुरक्षा पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है जलवायु परिवर्तन का। पांचों जो पॉइंट हम लोग देखते हैं वो है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। मानव के स्वास्थ्य पर भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। बढ़ते तापमान और प्रदूषण के कारण अनेक नई बीमारियां फैल रही हैं। गर्मी से होने वाली बीमारियां जैसे सांस से जुड़ी समस्याएं और मच्छरों से फैलने वाले रोगों में वृद्धि देखी जा रही है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। तो सीधा सीधा समझेंगे हम लोग कि मानव स्वास्थ्य पर भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलता है। और ये सब हम लोग सब वैश्विक चुनौती देख रहे हैं जो पूरे विश्व पर पड़ा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक देश का हम लोग बात कर रहे हो। छठा जो यहाँ पर हम लोग चुनौती देखते हैं वो है जैव विविधता पर खतरा। जीव विविधता पर भी खतरा आ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक वनस्पतियाँ और जीव जंतु अपने प्राकृतिक आवास खो रहे हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो वनों में आग लगना, समुद्र का जलस्तर बढ़ना, ठीक है। वनों कह सकते हैं अगर आग लग रहा है कहीं पर अचानक बाढ़ आ जा रहा है, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र है, बालू वाला क्षेत्र है, वहाँ पर लगातार अलग अलग वहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो जैव विविधता है वो अलग है, ठीक है। अलग अलग जीव रहते हैं, अलग अलग पौधे वहाँ पर, लेकिन अगर अचानक से वहाँ पर वर्षा हो जाएगा तो उसका पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। कहीं पर वर्षा वाला क्षेत्र है, सदाबहार वाला क्षेत्र, वहाँ पर लगातार कई वर्षों से पानी ही नहीं गिर रहा है, तो इससे क्या होगा, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो खराब होगा, ठीक है। तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है और पर्यावरण पर दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे क्या हो, जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ेगा और पर्यावरण पर दीर्घकालीन मतलब लंबे समय वाला जो नकारात्मक प्रभाव वो देखने को मिलते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है आर्थिक और सामाजिक समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्थिक और सामाजिक समस्याएं भी देखने को मिलता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण उद्योग, कृषि, पर्यटन और व्यापार प्रभावित होते हैं। सरकारों को राहत और पुनर्वास पर अधिक धन खर्च करना पड़ता है। इससे आर्थिक विकास धीमा हो सकता है और बेरोजगारी तथा गरीबी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो आर्थिक और सामाजिक समस्याएं भी इसके कारण होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम आर्थिक समस्या लिखें तो आप भी आर्थिक लिख दें या फिर सामाजिक लिख दें। आप इसको और भी बढ़ा करके लिख सकते हैं। दो चार पॉइंट और भी आप बढ़ा करके लिख सकते हैं। अगर सिर्फ आपको चुनौती पूछा जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक चुनौतियाँ क्या क्या है तब, ठीक है। अगर आपको दोनों पूछा जा रहा है कि इसके लिए क्या क्या समझौते किए गए, तब आपको इतना ही लिखना, ज़्यादा लिख कर कोई फायदा नहीं, नंबर सेम मिलेगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते क्या क्या किए गए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, पहला जो समझौता किया गया वो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन, जिसको हम लोग पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिनेवा में। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, ठीक है, 1992 ईस्वी में। फिर दूसरा होता है क्योटो प्रोटोकॉल, जो 1997 में किया जाता है। फिर होता है बाली कार्य योजना, ये 2007 में किया जाता है। फिर होता है कोपेनहेगन समझौता, जो 2009 में किया गया है। फिर पेरिस समझौता किया गया जो 2015 में हुआ है। फिर है ग्लासगो जलवायु सम्मेलन 2021 में किया गया और आखिरी में दुबई सम्मेलन किया गया 2023 में। तो इस तरह से कई सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए गए ताकि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सके।
अब बारे बारे से हम लोग सारी चीज़ों को समझेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं जो पृथ्वी सम्मेलन है, संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन 1992 में जो किया गया था। कहा जा रहा है कि यह सम्मेलन वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की समस्या पर सभी देशों को एक मंच पर लाना और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सहयोग बढ़ाना था। यह जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में पहला महत्वपूर्ण वैश्विक समझौता माना जाता है। ये जो समझौता इसलिए किया गया था ताकि जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सभी देश मिलकर कर रहे हैं, उसको कम किया जा सके और देश को ग्रीन बनाया जा सके। ठीक है, जो विश्व है उसको, पृथ्वी को ग्रीन हरा बनाया जा सके। ठीक है, जो मतलब कैसे जो जहरीला गैस है उसको कम करना, सीधा सीधा इस तरह से समझिए। दूसरा जो यहाँ पर समझौता किया गया वो है क्योटो प्रोटोकॉल, जो 1997 में किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में अपनाया गया। इसके अंतर्गत विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने का कानूनी दायित्व दिया गया। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, जितने भी विकसित देश हैं जहाँ पर से जो ग्रीन हाउस गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन होता है उसको कम करने का या फिर कहते हैं नियंत्रित करने का दायित्व दिया गया था, जिम्मा दिया गया था कि आप लोग अपने देश से इतना उत्सर्जित करते हैं तो इसको नियंत्रित करना है। यह जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि कई देशों ने इसका पूरी तरह पालन नहीं किया, इसलिए इसके परिणाम सीमित रहे। बहुत सारे, क्योंकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था, जिसके कारण कई सारे देशों ने इसको फॉलो किया है, कई सारे देशों ने इसको फॉलो नहीं किया। तो ये क्या रहा है, इसका जो परिणाम है वो सीमित ही रह गया। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग समझौता देखते हैं वो है बाली कार्य योजना, जो 2007 में किया गया। बाली कार्य योजना वर्ष 2007 में इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित जलवायु सम्मेलन में अपनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भविष्य की वैश्विक कार्य योजना तैयार करना था। इस योजना में यह तय किया गया कि विकसित और विकासशील दोनों देश मिलकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करेंगे। साथ ही स्वच्छ तकनीक के उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता देने पर विशेष बल दिया गया। मतलब जितने भी विकासशील देश और जो विकसित देश हैं वो क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करेंगे, ठीक है, उसको नियंत्रित करेंगे और इसके साथ साथ इससे प्रभावित जितने भी देश उसको आर्थिक सहायता भी देंगे। ठीक है, चाहे वो आर्थिक हो या फिर तकनीकी सहायता हो, सहायता करेंगे जो भी इससे पिछड़े हुए देश हैं या फिर कह सकते हैं जो कमज़ोर देश हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि साथ ही स्वच्छ तकनीक के उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता देने पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, यह योजना आगे चलकर पेरिस समझौते जैसी महत्वपूर्ण संधियों की आधारशिला बनी है, जो बाली समझौता था। अगला जो समझौता किया गया है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वो है कोपेनहेगन समझौता। नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा जो कोपेन वाला जलवायु के बाद जलवायु वर्गीकरण वो बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये एक जगह का नाम है। ठीक है, जो कोपेनहेगन है वो एक जगह का नाम है और यहाँ पर एक समझौता किया था जिसका नाम कोपेनहेगन समझौता रखा गया है। कहा जा रहा है कि कोपेनहेगन समझौता वर्ष 2009 ईस्वी में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित जलवायु सम्मेलन में हुआ। ये किसकी राजधानी है, डेनमार्क का ये राजधानी है। ठीक है, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना था। जो वैश्विक तापमान है, ठीक है, उसके वृद्धि को 2 डिग्री नीचे करने का इसमें क्या लक्ष्य बनाया गया था। इनमें विकसित देशों ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया था। ये जो कोपेनहेगन का समझौता किया गया था, ठीक है, इसमें जो विकासशील देश हैं उनको विकसित देशों के द्वारा आर्थिक सहायता देने के लिए कहा गया था कि जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो विकासशील देशों को कुछ आर्थिक सहायता देंगे ताकि वो इन सब चीज़ों को निपटार कर सके, जो जलवायु परिवर्तन उसको सही से कर सके। हालांकि यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था, इसलिए कई देशों ने अपने वादों को पूरी तरीके से पालन नहीं किया। फिर भी इस समझौते ने भविष्य की जलवायु नीतियों को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी क्या है, तो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था, कुछ देशों ने मदद किया होगा, कुछ देशों ने नहीं किया होगा, जिसके कारण कहा जा सकता है कि जो जलवायु परिवर्तन के लिए समझौता किया था वो पूरी तरीके से ये काम नहीं कर सका। अगला जो यहाँ पर हम समझौता देखते हैं वो पेरिस समझौता। ये एक मजबूत समझौता है जो 2015 में किया गया। पेरिस समझौता वर्ष 2015 में किया गया। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम तथा संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। ठीक है, जो वैश्विक तापमान है उसको कम करने के लिए कहा गया था। इस समझौते के अंतर्गत सभी देशों ने अपनी क्षमता के अनुसार प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। जितने भी देश हैं, चाहे वो विकसित देश हो या फिर विकासशील देश हो, सभी ने संकल्प लिया कि जितने भी हमारे कह सकते हैं जो हमारा प्रदूषण है उसको कम करेंगे और जो स्वच्छ ऊर्जा है उसको बढ़ावा देंगे, जो ग्रीन एनर्जी उसको बढ़ावा देंगे। जैसे हमारे देश में आज हाइड्रोजन ट्रेन चलाया गया है, ठीक है, पानी से ट्रेन या फिर कैसे जो भाप इंजन उससे चलाया गया है ताकि उसमें तेल ना हो
कोई भी इलेक्ट्रिक ना हो जिसके कारण प्रदूषण होता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं है। ये क्या है, हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन है। तो उसी तरह से जो ग्रीन ऊर्जा है, जो हरित हरित ऊर्जा है, उससे काम चलाया जा सके, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कहा गया था जो पेरिस सम्मेलन है। वर्तमान समय में इसे सबसे महत्वपूर्ण जलवायु समझौता माना जाता है, जो पेरिस समझौता है। छठा जो हम लोग यहाँ पर समझौता देखते हैं वो है ग्लासगो जलवायु सम्मेलन, जो 2021 में किया गया था। यह सम्मेलन वर्ष 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित हुआ। इसमें कोयले के उपयोग को कम करने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा कार्बन उत्सर्जन घटाने पर विशेष बल दिया गया था। तो इन सब चीज़ों पर इसमें बल दिया गया था। साथ ही विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देने की आश्वासन आवश्यकता पर भी चर्चा हुई थी। मतलब जो विकासशील देश हैं उनको आर्थिक सहायता भी दी जाए ताकि इन सब चीज़ों से वो निपट सके, ग्रीन ऊर्जा की ओर वो बढ़ सके। ठीक है, तो इसके ऊपर भी चर्चा हुआ था ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में। आखिरी जो सम्मेलन हम यहाँ पर देखेंगे वो है दुबई सम्मेलन, जो 2023 में हाल ही में हुआ है। दुबई सम्मेलन वर्ष 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पहली बार दुनिया के देशों ने जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोल या फिर डीजल पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया, क्योंकि इससे क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है। सम्मेलन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, ठीक है, इन सब ऊर्जाओं को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित गरीब और विकासशील देशों की सहायता के लिए आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी कि जितने भी इससे प्रभावित विकासशील देश हैं, प्रभावित गरीब देश हैं, उसको आर्थिक सहायता दिया जाए। इस सम्मेलन ने यह स्पष्ट किया कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने से ही संभव है। तो इस वजह से हम लोग कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए, उसके बारे में समझ लिया। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपको क्वेश्चन का आंसर सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी मानवता के सामने एक गंभीर चुनौती है। इसका प्रभाव पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों पर पड़ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयास महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यदि सभी देश मिलकर अपने दायित्वों का ईमानदारी से पालन करें और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दें, तभी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पृथ्वी का निर्माण संभव है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्त नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए और प्लेलिस्ट से आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।